ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए भी। ये वाला अगर टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया, बहुत देखना, बहुत रियल लाइफ में तुम्हें फील आएगा। देखो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं क्या बता दूं कि आखिरकार समझो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है कि उसके पास स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। और जब कोई मतलब स्टोर्ड, मतलब यहाँ आप कुछ वर्क के बारे में पढ़ेंगे, अनस्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से जा रही हैं। कहाँ से कहाँ जा रही हैं? इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो मान के चलते हैं कि यहाँ कहीं से नॉर्थ से निकल रही होंगी और साउथ में एंटर कर रही होंगी। समझे? और इसके बीच में हमने क्या रख दिया? एक रख दिया है डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो हमने देखा कि इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो पिछली वाली वीडियो में आधी कहानी हमने पढ़ ली थी कि जब कोई वायर मैग्नेट तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो टॉर्क फील करती है, जिसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू द एम बी साइन थीटा। देखो, यहाँ एम मास नहीं है वायर मैग्नेट का, एम है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है 2QML। QM क्या है? वो है पोल स्ट्रेंथ। और अगर इन सब में बेसिक डाउट्स हो तो एक बार सारा वीडियो देख लोगे तो तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, अब देखो, बात कुछ इस तरीके से होती है। इसको देखो, मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। अगर थोड़ी भी बात कहीं भी मिस हो जाए तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना। क्या समझे? वीडियो रिवर्स करके देखोगे तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा। देखो, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो क्या करेगा? यहाँ इस साइड को जाने की कोशिश करेगा ये वाला। अलग पेन से करते हैं। देखो, ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा और ये वाला इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यहाँ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाता है, जैसे बोलते हैं कपल, और कपल को जैसे टॉर्क की वैल्यू होती है MB साइन थीटा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? जब इस पे इस साइड में लगेगा, इस साइड लगेगा, तो बेसिकली रोटेट करने पे टेंड हो जाएगा। तो मतलब ये बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि ये जो बार मैग्नेट है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। समझे कि नहीं समझे? अब कहानी समझते हैं हम लोग आगे की। देखो, एक चीज़ जान लो कि रोटेशन होना क्या है? बेसिकली एक प्रकार का वर्क है, और जब वर्क होगा तो वो जो वर्क होगा तो कहीं किसी न किसी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। वो आगे बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो, यहाँ समझते हैं, यहाँ से कहानी और अच्छी समझ में आ जाएगी। देखो, हमने क्या कहा है कि ये तुम्हारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है B। मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू है क्या? 10 टेस्ला। और इसके अंदर रखा है क्या? एक बार मैग्नेट। और इस तरीके से हम थोड़ा परपेंडिकुलर बना लेते हैं, इस तरीके की। देखो, बेसिकली ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ये वाला पुल इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। मान लो तुम्हारे पास चिंगमक इस तरीके से मैग्नेट, बार मैग्नेट, और तुम क्या करना चाहते हो कि तुम इस बार मैग्नेट को जो यहाँ जाना चाहती है जो मैग्नेट, तुम कोशिश करना चाहते हो कि इसको तुम इस तरीके से रोटेट करो। क्या समझे? देखो, मैग्नेट अपनी मर्जी से यहाँ जाएगी। अगर मैग्नेट यहाँ जा रही है तो यहाँ कौन वर्क कर रहा है? यहाँ वर्क कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर तुम क्या चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट यहाँ जाए, मतलब अगेंस्ट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अगेंस्ट जाना कोशिश करोगे, तो यहाँ मतलब तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, मतलब एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, हमने क्या देखा? एक इन्फॉर्मेशन और बना लेते हैं। देखो, इस तरीके से ये इसको बोल देते हैं हम इनिशियली, और हम इस बार मैग्नेट को यहाँ से
यहाँ ले जाना चाहते हैं, समझे कि नहीं समझे, यहाँ से यहाँ। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा कि हम बार मैग्नेट को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं। मान लो एक लाइन ए रही है और एक ए रही है, यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हो और यहाँ से लेके यहाँ तक का बिल्कुल छोटा सा एंगल है, बहुत चिन्नू सा। जैसे मान लो जो तुम्हारे घर में छोटा, मान लो जो तुम्हारी क्लास में सबसे छोटा लड़का होता है, मान लो तुमने उसका नाम है चमन। क्या है, चमन। तो उसका आज से नाम लिख दो डी चमन। अगर तुम डी चमन लिख दोगे तो उसका मतलब तुम डी मतलब हो जाता मतलब छोटा है, बहुत छोटा, डी चमन। तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। देखो बेसिकली तुम यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हो, छोटा सा मूवमेंट किया है, तो उसकी वजह से तुम्हें छोटा सा तुमने वर्क किया होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क डी थीटा। क्योंकि बेसिकली यहाँ किसका काम चल रहा है, रोटेशन का काम चल रहा है, क्या समझे। और अगर ये मान लो ये ऑब्जेक्ट तुम यहाँ से लेके यहाँ ले जाना चाहते थे, तो वर्क की वैल्यू क्या आती थी, वर्क की वैल्यू आती थी एफ डी एस। लेकिन यहाँ बेसिकली रोटेशन का बात चल रहा है, तो यहाँ लगेगा टॉर्क डी थीटा। समझे कि नहीं समझे। इस टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या है, टॉर्क की वैल्यू है एम बी साइन थीटा। ये थीटा पता है क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझे कि नहीं समझे। तो हमने देखा कि एम बी साइन थीटा डी थीटा, डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है, क्या समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या बताओ, अगर हो तो बताओ, नहीं तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो एक बार रिवाइज करके देख लेना। बेसिकली देखो, मान लो तुम्हारा डाइपोल इस तरीके से रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, किस तरीके से रखा था, इस तरीके से रखा था, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी कुछ इस तरीके से। और तुम क्या चाहते हो कि तुम ये वाला यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हो। तो मान लो ये एंगल है थीटा 1 और तुम यहाँ से यहाँ थीटा 2 पे ले जाना चाहते हो। समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली वर्क की वैल्यू इंटीग्रेशन कर दो तो ये वर्क हो जाएगा। अब देखो मूवमेंट कहाँ से कहाँ ले जाना है, थीटा 1 से थीटा 2। अगर ये सब समझ में नहीं आता कि कैसे लिमिट पुट करनी है, तो जब मैं इंटीग्रेशन टीच करूँगा तो मैथ में जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ जाके देख लेना, तो मैं हर चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी। एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना उसका इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है। तो तुम्हारे पास एम बी, ये बाहर निकाल लो, एम बी टॉर्क थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब एक बात बता दें कि साइन थीटा डी थीटा इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये जान लो कि साइन थीटा डी थीटा इसका आंसर होता है माइनस कॉस थीटा। तो हम देखेंगे एम बी माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर रखते हैं लोअर लिमिट। तो हम देखेंगे कि वर्क इक्वल टू हो जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा बेसिकली क्या, एम बी माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एक कारनामा हम और करेंगे, हम इन नेगेटिव साइन निकालेंगे बाहर, नेगेटिव साइन निकालेंगे बाहर। तो नेगेटिव एम बी इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, मतलब वर्ग की वैल्यू आ गई इतनी। बताते हैं, घबराओ नहीं, इसका मतलब क्या है। जैसे हम मान के चलते हैं कि एम की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, और ये डाइपोल तुम्हारा कुछ रखा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में। हम मान के चलते हैं कि इनिशियली तुम्हारे डाइपोल में और इसमें एंगल था थीटा, और फिर ये जब मान लो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए हो,
इसकी वैल्यू हो जाती है 60 डिग्री। तो जब तुम डाइपोल यहाँ से यहाँ ले जाओगे तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी -mb cos θ2 cos 60 माइनस cos 30, तो -2 × 8 1/2 माइनस √3/2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन -8 1 माइनस √3, तो इस तरीके से लिख सकते हो 8 √3 माइनस 1। ये रही वर्ग की वैल्यू। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो सुनो, इसके आगे कहानी सुनो। जब तुम डाइपोल यहाँ से यहाँ लेके गए हो, ये जब तुमने वर्क किया है, मान लो यहाँ था अब यहाँ आ गया है, जब तुमने इसमें वर्क किया तो वर्क कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। आखिरकार वर्क कहाँ गया? ये जो तुमने वर्क किया ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब बच्चों को ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, जस्ट समझो। बचपन में तुमने क्या हुआ लिया होगा, एक कार आती थी भैया, हम तो बहुत खेले हैं, उसमें चाबी वाली कार आती थी, उसमें मतलब ऐसे कर 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 भरा जाता था। तो आखिरकार जो तुम ऐसे घुमा घुमा के तुम क्या कर रहे हो, तुमने वर्क किया, तुमने वर्क किया कि नहीं किया? वो वर्क कहाँ स्टोर हुआ? वो स्टोर हो जाता तो उस कार के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे तुम कार को हाथ से छोड़ते थे, कार ढंग चल जाती थी। इसी तरीके से ये है कि यहाँ था, इसको तुम यहाँ लाए हो, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। अगर तुम पता है इसको छोड़ दोगे ना तो ऐसे घूम जाएगी पूरा, लेकिन अगर तुम यहाँ रोक के रखोगे तो इसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? जितना तुमने वर्क किया है। क्या समझे? जितना तुमने वर्क किया है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम क्या कहेंगे कि जो तुमने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, बेसिक से पूछ सकता है कि नहीं? तुम कहोगे जो वैल्यू वर्क की है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -mb cos θ2 cos θ1। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बना लेते हैं, क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी वाला कराएंगे और जो बोर्ड में आया है उसको क्वेश्चन को भी कराएंगे। लेकिन अगर यहाँ तक जो बात समझ में नहीं आई है तो मैं कहूँगा कि एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लें, जो भी दिक्कत जो भी समस्या हो, डाउट्स हो, समस्या हो, क्लियर कर लें। कहानी शुरू करते हैं आगे की। देखो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मान लो डाइपोल रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चलो अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। तो हमने देखा कि वर्क की वैल्यू या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, इतनी आ रही है, -mb cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छी बात है। ये कब आ रही है? मतलब कौन वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। जब ये डाइपोल यहाँ से इस डायरेक्शन से जाएगा, अगर मान लो कि लूप ऐसा रखा था और लूप यहाँ आ जाता है, तो बेसिकली लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक कौन लाया है? मान लो बेसिकली यहाँ ये साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, और ये वाला जो पोल होगा वो नॉर्थ का होगा, ये वाला पोल साउथ का होगा। अगर मान लो अगर ये यहाँ से मैग्नेट यहाँ आती है तो बेसिकली किसने वर्क किया? ये वर्क किया मैग्नेटिक फील्ड ने। किसने वर्क किया? मैग्नेटिक फील्ड ने। तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? वर्क की वैल्यू हो जाएगी mb cos θ2 cos θ1। बस इतना समझाने मतलब है कि अगर लूप यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वर्क कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर बार मैग्नेट यहाँ से यहाँ आ रही तो वर्क कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये बार मैग्नेट यहाँ से यहाँ को जाती है तो ये वर्क कौन कर रहा है? वर्क कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट। कितना वर्क किया? इतना कर लिया है। ये जो तुमने वर्क किया कहाँ गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देखो ये सबका बाप है, ये फॉर्मूला सबका बाप है। अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस के ऊपर कि कई बार स्पेशल केस इस तरीके से बात करी जाती है कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें एक स्पेशल बात ये कर लेते हैं कि तुम्हारा इनिशियली लूप ऐसा परपेंडिकुलर रखा हो, लूप नहीं, मैं बार बार गलती बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं बार मैग्नेट परपेंडिकुलर रखी हुई है।
कैसी रखी, परपेंडिकुलरी। तो मतलब थीटा वन की वैल्यू कितनी हो गई है, 90 डिग्री। और तुम इसमें क्या जाता है कि तुम यहाँ से लेके यहाँ कहीं ले जा रहे हो, जहाँ भी ले जा रहे हो, मान लो यहाँ से लेके यहाँ लाए, तो कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, थीटा वन से थीटा टू, जनरली उसको मान लिया हमने थीटा, मान लो इतना हम लोग थीटा पे गए। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी या फिर कितना क्या वर्क होगा, जो भी ऐसा हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में। देखो U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू क्या हो गया है, थीटा, और माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तुम्हारे पास फॉर्मूला कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम बी कॉस थीटा। देखो यहाँ आप बेसिक सी सिंपल सी सस्ती वाली बात याद रखनी है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो क्या ए बी कॉस थीटा को हम ए डॉट बी नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसको यू को किस फॉर्म में लिख दोगे, लिख दोगे कि माइनस एम डॉट बी। आया समझ में कि नहीं आया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस, क्या है और नॉर्मल क्या है। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, मिनिमम मैक्सिमम बहुत सब अच्छी बात है, अपन को उससे मतलब नहीं है। इतना जान लो कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ मैक्सिमम है, समझ लो वहाँ अनस्टेबिलिटी है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, अनस्टेबिलिटी आती जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो सोच लो कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्या समझे, तो पोटेंशियल, ये समझ लो कि स्टेबिलिटी को हम अपने दिमाग में इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट ऐसे दिमाग में सेट करने के लिए ऐसे कोई है नहीं है। देखो अब देखो अपने पास केस इस तरीके से आते हैं कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है रखी है। अब जो अपने पास बार मैग्नेट है उसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं कि परपेंडिकुलर रखा हो, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, या फिर पैरेलली रखा हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, या फिर एंटी पैरेलल रखा हो, थीटा की वैल्यू 180। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब पैरेलल हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। ये स्पेशल केस है, याद रख लेना स्पेशल केस। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 0। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव एम बी, मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। आखिरकार इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट रखी है, अगर तुम यहाँ धक्का मारोगे ना, यहाँ से दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये है कटोरा, इसके अंदर तुम एक कंचा रखा ना, कंचे को या डिस्प्लेस करोगे, एक दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरी जो फैक्टर है वो क्या है कि ये बात हो गई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब बार मैग्नेट परपेंडिकुलर हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एम बी कॉस 90। तो यू की वैल्यू कितनी आई है, 0। समझे कि नहीं समझे। अब जो तीसरा फैक्टर जो हमारे पास आता है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 है, मतलब एंटी पैरेलल हो। समझे कि नहीं समझे, कि आखिरकार एंटी पैरेलल है। जैसे मान लो यहाँ साउथ मान लिया हमने, यहाँ नॉर्थ मान लिया है। तो अगर जो तुम्हारे पास बार मैग्नेट रखी ना, ये वाली, ये रही, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या मानेंगे कि ये है एंटी पैरेलल, क्योंकि देखो डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, तो ये एंटी पैरेलल है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एम बी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस यू की वैल्यू आई है एम बी, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या बोला, अगर देखो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता क्यों कहोगे, जैसे ही तुम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे ना, ये पूरा घूम के सब पलट जाएगा, पूरा ऐसे था ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसको समझो कि कटोरा लो और ऐसा उल्टा कर दो, यहाँ कंचा रखा है, थोड़ा जरा भी डिस्प्लेस करोगे दोबारा अपनी पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। इस तरीके से मैंने ये सब बहुत काफ़ी डिटेल में समझाया है। इक्विलिब्रियम बाय केपी सिंह सर्च करना तो मैं आसानी से मिल जाएगा, इतना समझाने का तरीका था। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 2 है, मैग्नेटिक फील्ड की 10 है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो होगी 2 × 10 20, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी -2 × 10 -20। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पोटेंशियल तुम्हें देखने को मिलेगी वो मैक्सिमम ये हो सकती है और मिनिमम ये हो सकती है। यहाँ अनस्टेबिलिटी है और यहाँ स्टेबिलिटी है। वैसे तो जनरल क्वेश्चन रहे। अब अपन करते हैं क्या, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जो एनसीईआरटी में भी हैं। तो अगर यहाँ तक जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ धीमे धीमे समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। देखो क्वेश्चन है सीबीएसई, मतलब बोर्ड में क्वेश्चन आया था। कब आया था? 2018 में। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये है बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है 6 जूल पर टेस्ला इज अलाइंड एट अ 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब 60 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जो हमारे पास डाइपोल है ना, वो कुछ इस कदर रखा हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है 0.44 टेस्ला। कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन टू मैग्नेटिक मूवमेंट। कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। और इसमें अब तुम सुनो दो पॉइंट, मतलब वर्क डन की वैल्यू निकाल ली है। कब कब निकाल ली है? जब जो बार मैग्नेट है वो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। लिखा है ना नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट। फिर दूसरा मतलब ए के 2 पॉइंट, मतलब वर्क निकालना है कब कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 हो, और फिर निकालना है कि जब अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू 180। हमने क्या कहा, वर्क ये है, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ लाना चाहते पहला केस, और दूसरे में यहाँ से तुम इसके जस्ट इस तरीके से लाना चाहते हो पर पेन, मतलब 180 पे। तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, एम बी माइनस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1, इस तरीके से लिखो, या फिर लिख लो वर्क इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 0.44, कॉस थीटा 1 मतलब इनिशियली कितना एंगल है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 माइनस इसकी कितनी है 90, कॉस 90, 6 × 0.44, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, इसकी वैल्यू 0। सॉल्व करके लाओगे 0.22 × 6 12, 1.32, ये रही वैल्यू, और यूनिट हो जाएगी जूल 1.32। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा 1.32 जूल। क्वेश्चन है सेकंड पार्ट कि थीटा 1 तो वही रहेगा 60, थीटा 2 हो जाएगा 180। बात करते हैं अब सेकंड पार्ट, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 0.44 कॉस 60 माइनस कॉस 180, 6 × 0.4 0.5 माइन ए प्लस 1 हो जाएगा, 6 × 0.44 × 1.5। सॉल्व करके लाओगे आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, 3.96 जूल। इसका मतलब ये है कि जब तुम लूप यहाँ से, सॉरी लूप नहीं, बार मैग्नेट यहाँ से यहाँ ले जाओगे ना,
तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। और थर्ड पार्ट इसका है, मतलब बी पार्ट है कि टॉर्क की वैल्यू निकालो इस फाइनल केस में। इस समय तुम्हें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क मतलब जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से और बार मैग्नेट रखी इस तरीके से, तो इस समय टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी एम बी साइन थीटा। एम की वैल्यू 6.44 साइन 180, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी 0। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब एक क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री एक्सपीरियंस टॉर्क इतना इतना इतना। देखो उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा गया है कि थीटा की वैल्यू है वो है 30 डिग्री और वो टॉर्क फील कर रहा है कितना 0.01 न्यूटन मीटर, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो है 800 गॉस। बताएंगे टेस्ला में कैसे कन्वर्ट करोगे। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, एम निकालना है। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग इट्स फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल रीजन। मान लो ऐसे रखा था तो मैं पलट के पूरा ऐसे ले जाना 180 पे, इस समय निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं पहला क्वेश्चन कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। तो एम इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन बी साइन थीटा। क्या समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, सारी वैल्यू रखोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, तो एम इक्वल टू होता है टॉर्क बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू रखो, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0.016। बी की वैल्यू रखो। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। इसको कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करके लाओगे 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ गई है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि मैग्नेटिक बार मैग्नेट को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले जाना है, मतलब θ1 की वैल्यू कितनी है 0 और θ2 की वैल्यू है कितनी 180। अब तुम्हें क्या निकालना है, निकालना वर्क कितना करना पड़ेगा। वर्क इक्वल टू माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इसकी वैल्यू तुम अभी हल निकाले हो 0.40। इसकी वैल्यू है 800 इंटू 10⁻⁻4। इसकी वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा -1। तो ए 2 इंटू 0.40 800 इंटू 10⁻⁻4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8D इसको पूरा सॉल्व करके लाओगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, वो आएगी 0.064 जूल। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि अभी तुम ले जा रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम ले जा रहे हो ना, अगर यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले जाएगी तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो तुमने वर्क किया उसका जस्ट नेगेटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी -0.064। समझे कि नहीं समझे। देखो अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया θ1 और θ2 क्या है तो दोबारा समझा देता हूँ। देखो θ1 हम उस एंगल को लेते हैं जब वो इनिशियली जिस एंगल पे रखा हुआ था। मान लो यहाँ रखा था θ1 पे, और θ2 हम वो लेते हैं जहाँ पे उसे रोटेट करके हम ले गए हैं, तो ये होता है θ2। समझ में आया कि नहीं आया है, बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन। और अब डी क्वेश्चन है, बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ सोलेनोइड क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻⁻4 100 टन, बट द मैग्नेटिक
व्हाट सेम मैग्नेटिक मूवमेंट डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग। देखो उसमें कहा गया है कि जो बार मैग्नेट को हमने सोलोनाइड से रिप्लेस कर दिया है। एक बात बता दें कि जो सोलोनाइड होता है जस्ट बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है, इस तरीके से रिप्लेस कर दिया है और मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आया है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न है वो है कितने 1000। तो हमें निकालना है कि इसके अंदर इस सोलोनाइड के अंदर करंट की वैल्यू क्या है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m = मीना, इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं और एक हमारे पास ये रहा है। तो I = क्या है m/na। इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, देखो ये निकाली थी। NCERT क्वेश्चनों में दम होती है। नंबर ऑफ टर्न 1000, एरिया 2 × 10⁻⁴, सॉल्व करके लाओगे 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है कि तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझे कि नहीं समझे? बस इसमें बेसिक इतनी सी बात याद रखनी थी कि जो सोलोनाइड होता है वो जस्ट बार मैग्नेट की तरह होता है। क्वेश्चन में कह दिया कि दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर है, तो हमने क्या रख दिया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था = 2ql और इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट होता है सोलोनाइड के m = INA। करंट कितना फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न कितना और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इन दोनों को इक्वेट करा, m = INA, सॉल्व किया, I की वैल्यू निकाल ली, काम ख़त्म।